नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को देशभक्ति से संबंधित निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, देशभक्ति से संबंधित निबंध को समझने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। जब आप लोग इस निबंध से संबंधित जो टाइटल देशभक्ति है उसके बारे में जान लेते हैं, उससे अच्छे से परिचित हो जाते हैं, तो आप लोगों को इस निबंध को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि देशभक्ति में आने वाला जो भक्ति वाला पद है, जो भक्ति वाला दोस्तों शब्द है, इसे दोस्तों जोड़ा जाता है किससे? तो दोस्तों, इसे जोड़ा जाता है प्रेम से। भक्ति का संबंध किससे होता है? भक्ति का संबंध प्रेम से होता है, स्नेह से होता है, लगाव से होता है। यदि आपको किसी से लगाव है, यदि आपको किसी से स्नेह है, यदि आपको किसी से प्रेम है, तो दोस्तों उसे ही भक्ति कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि देशभक्ति के स्थान पर देश प्रेम भी लिख दिया जाता है, यानी कि आपके एग्जाम में देशभक्ति के स्थान पर देश प्रेम आ जाता है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि देशभक्ति का निबंध अलग होता है और देश प्रेम का निबंध अलग होता है। देशभक्ति और देश प्रेम, इन दोनों से जुड़ा हुआ जो निबंध होता है वो दोस्तों एक ही होता है, ना कि अलग अलग होता है। इन दोनों का निबंध दोस्तों एक ही होता है, इसे आप लोग ध्यान से समझ कर रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह बताया दोस्तों कि भक्ति का सीधा सीधा संबंध होता है किससे? तो दोस्तों प्रेम से होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भक्ति के लिए दोस्तों सामान्य तौर पर अगर परिभाषा का, तो दोस्तों आप लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर आप लोग सामान्य तौर पर भक्ति के परिभाषा के लिए बोल सकते हैं कि जो भक्त भगवान की पूजा करते हैं उसे ही भक्ति कहते हैं। यानी कि आप लोगों के माइंड में भक्ति का जो संबंध है वो केवल और केवल भक्त का सीधे और सीधे भगवान से है। एक भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा और आराधना कर रहा है, तो उसे ही आपने भक्ति का नाम दे दिया, जो कि दोस्तों ये 100% गलत है। यहाँ पर हम लोग इस क्रिया को भक्ति बोल सकते हैं, लेकिन यह क्रिया केवल और केवल भक्त और भगवान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह क्रिया उन सभी लोगों तक है दोस्तों जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप अपना लगाव रखते हैं, जिनके बिना आप बिल्कुल भी रह नहीं सकते हैं। दोस्तों, जब आप लोग किसी के बिना नहीं रह पाते हैं, जब आपको किसी से लगाव हो जाता है, तो दोस्तों यह क्रिया ही प्रेम के रूप में जाना जाता है। और जहां पर प्रेम होता है वही भक्ति होती है। प्रेम को ही दोस्तों भक्ति का नाम दिया गया है। देखिए, अगर कोई भक्त भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान को अगर वो धूप दीप अगरबत्ती दिखा रहा है, उनको बहुत सारे अगर भेंट दोस्तों दे रहा है चढ़ावा के रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल भी इस क्रिया को भक्ति नहीं बोलेंगे। यदि उस भक्त में किसकी कामना हो? यदि उस भक्त में स्वार्थ की कामना हो। दोस्तों, जिस भक्त के अंदर स्वार्थ की कामना रहती है, जो भक्त ईश्वर के प्रति अपना स्वार्थ की कामना रखता है, वो बिल्कुल भी एक सच्चा भक्त नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी एक सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं भक्त शब्द का प्रयोग उन सभी भक्तों के लिए कर रहा हूँ, उन्हें सभी व्यक्तियों के लिए कर रहा हूँ जो व्यक्ति भगवान से बिना किसी स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, बिना किसी कामना के पूजा करते हैं, बिना किसी कोई लोभ के लिए पूजा करते हैं। हमें अगर भगवान से लगाव रखना है तो बिना किसी स्वार्थ के रखना है। अगर हमें भगवान से अपना संबंध रखना है तो दोस्तों बिना किसी कामना के रखना है। अगर आपके अंदर कोई कामना है, अगर आपके अंदर कोई लोभ है और लोभ
लोभ के कारण आप लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, तो दोस्तों इसे बिल्कुल भी सच्चा भक्ति नहीं कहा जाएगा, इसे बिल्कुल भी सच्चा प्रेम नहीं कहा जाएगा। जहां पर सच्चा प्रेम नहीं वहां पर सच्ची भक्ति नहीं, वहां पर बिल्कुल भी भक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये जो लोग होते हैं, ये दोस्तों ये जो लोग होते हैं, इनको आप लोग बोल सकते हैं कि ये केवल काम निकालने वाले लोग होते हैं। जैसे ही भगवान की कृपा से इनका काम निकल जाता है, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं कि अपने मन से, अपने तन से भगवान नाम का जो शब्द है उसे बाहर निकाल देते हैं। जिनसे आपको प्रेम हो जाता है, जिनसे आपको लगाव हो जाता है, उसे आप कभी भी अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उनसे आप कभी भी दूर नहीं रह सकते हैं। उनके बिना आपका बिल्कुल भी जीना दोस्तों जो है वो संभव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि प्रेम को ही भक्ति का नाम दिया जाता है, और यहाँ पर प्रेम का सीधा सीधा संबंध होता है निस्वार्थ कामना, निस्वार्थ भावना। जहाँ पर निस्वार्थ भावना है, जहाँ पर कोई भी दोस्तों कामना नहीं है, वहीं पर दोस्तों सच्चा प्रेम हो सकता है, और जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहीं दोस्तों भक्ति हो सकता है। यदि आपके माता पिता आपसे अगर लगाव रखते हैं, या फिर आप अपने माता पिता से लगाव रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप लोग अपने माता पिता के भक्त हैं, क्योंकि आप लोग अपने माता पिता से अपार प्रेम करते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। अगर कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा इसलिए कर रहा है ताकि उसे आने वाले समय में घर का हिस्सा मिले, जमीन मिले, जायदाद मिले, और साथ ही माता पिता द्वारा रखा गया जो धन है उसका भी हिस्सा मिले, तो वो बिल्कुल भी सच्चा पुत्र नहीं हो सकता, और उस पुत्र द्वारा किया गया जो सेवा है वो बिल्कुल भी सच्ची नहीं हो सकती है। अगर आप अपने माता पिता से प्रेम कर रहे हैं तो दोस्तों बिना किसी कामना के कीजिए। अगर आप अपने माता पिता से प्रेम बिना किसी कामना, बिना किसी लोभ, बिना किसी स्वार्थ के कीजिएगा, तो दोस्तों इसे ही कहा जाएगा सच्चा प्रेम, इसे ही कहा जाएगा सच्चा भक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर सच्चा भक्ति का जो मेन अर्थ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक जो माँ होती है, एक जो पिता होते हैं, वो अपने पुत्र से, वो अपने पुत्री से बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के दोस्तों क्या करते हैं कि उनसे प्रेम करते हैं। उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें पैरों पर खड़ा करना सिखाते हैं, उन्हें समाज में अपना नाम देते हैं, अपना पहचान देते हैं, उनका पहचान देते हैं, उन्हें अपने घर में आश्रय देते हैं, उन्हें बहुत ही बड़ा आदमी बनाते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बिना किसी लोभ, बिना किसी कामना के लिए। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सर माता पिता का भी कामना रहता है, उनकी ये कामना रहता है कि हम बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, उनकी ये कामना रहता है कि हम बुढ़ापे में उनको खिलाएंगे, उनकी ये कामना रहता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनके ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसी कामना उनको बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो केवल और केवल आपके अच्छे भविष्य के लिए ही वो दिन रात मेहनत करते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही दोस्तों वो काम करते हैं, ताकि जिस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, जिस परिस्थिति से उनका जीवन यापन हुआ है, वैसी परिस्थिति से आपका जीवन बिल्कुल भी यापन ना हो। जब दोस्तों वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है अपने माता पिता की सेवा करना। तो ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि जो माता पिता होते हैं वो अपने पुत्र एवं पुत्री की किसी कामना के लिए या फिर किसी स्वार्थ के लिए उनसे प्रेम करते हैं या फिर उनकी देखभाल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्रमाण दे देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पुत्री का, तो दोस्तों एक पिता जो होता है वो अपने पुत्री से बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही दोस्तों स्नेह करता है, बहुत ही उसके साथ वो अपना लगाव रखता है। यानी कि जो पुत्री होती है पिता की, वो उसके लिए सब कुछ होती है, पूरी दुनिया होती है। आपको भी पता है कि जो बेटियां होती हैं वो पापा की परी होती हैं, ठीक है। जो पापा होते हैं, जो दोस्तों पिता होते हैं, वो अपने बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दोस्तों आप समझिएगा, यहाँ पर जो पिता होते हैं वो अपने पुत्री से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि पुत्री के अच्छे भविष्य के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई गरीब परिवार का पिता है तो वो दोस्तों मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दूसरों की बेगारी करते हैं, क्या कुछ ना करके अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, अपनी बेटी को समाज में एक अच्छा पद दिलवाते हैं, उन्हें नौकरी दिलवाते हैं, ताकि उनके बेटी को
आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो सेल्फ डिफेंस हो और उनको समाज में पहचान मिले और उनको बिल्कुल भी ऐसा काम ना करना पड़े जो काम उनके पिता ने किया है। ये सारा चीज उसके पिता करते हैं। किसके पिता? तो पुत्री के पिता। और लास्ट में वही पिता क्या करता है कि अपने जीवन भर यानी अपना पूरा जवानी बेचकर जो पैसा कमाए हुए रहते हैं वो सारा पैसा अपने पुत्री के शादी के लिए लगा देता है। तो दोस्तों आप ही बताइए, पुत्री तो चली गई अपने ससुराल, तो उसके बदले में उस पिता को क्या मिला? आप ही बताओ, उसके बदले में उस पिता को क्या मिला? आप ही बताइए, कुछ मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। वो बस खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि उनकी पुत्री अच्छे घर में चली गई। उनके पुत्री का जो दोस्तों हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा मिला। उस पिता का जो दामाद है वो बहुत ही अच्छा मिला, परिवार बहुत अच्छा मिला। बस ये सब देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही दोस्तों वो चिंता मुक्त हो जाते हैं, जैसा लगता है कि उन्होंने कई तीर्थ यात्रा कर लिया हो। तो वो बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के अपने पुत्र एवं पुत्री की क्या करते हैं? अपने पुत्र एवं पुत्री की दोस्तों वो सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसा ही लगाव हम सभी को भी अपने माता पिता से करनी चाहिए। ऐसा ही लगाव हम सभी को भी अपने बच्चों से करना चाहिए। अगर आप लोग भी एक पिता हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों से बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ के आप लोग उनसे प्रेम करें। अगर आप लोग भी दोस्तों एक सच्चे भक्त हैं तो बिना किसी लोभ के, बिना किसी कामना के आप लोग भगवान से प्रेम करें। ये प्रेम दोस्तों अनंत होना चाहिए। ये प्रेम केवल सीमित समय के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास दुख है तो दुख के लिए ही आप लोग केवल भगवान को याद रखें। आप लोग इस प्रेम को, आप लोग भगवान की इस पूजा को दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने अंतिम समय तक भी लेकर जा सकते हैं। ये जो नाम का स्मरण है भगवान का, जो नाम आप लोग भगवान का बसते हैं, भगवान की आप लोग आराधना करते हैं, जो आप लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, ये दोस्तों आपके अंतिम समय तक होना चाहिए, जब तक आप इस संसार में जीवित है। ऐसा नहीं कि किसी कामना या लोभ के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपका नौकरी लग गया भगवान को भूल गए, आपका शादी हो गया भगवान को भूल गए, आपका घर बस गया भगवान को भूल गए, आपका कोई रोग है वो ठीक हो गया भगवान को भूल गए। तो ये बिल्कुल भी सच्ची भक्ति नहीं होती है। तो दोस्तों भक्ति का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? भक्ति का सीधा सीधा संबंध होता है प्रेम से। मैं आप लोगों को इतना गहराई से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़े, आप लोग बहुत ही डीपली तरीके से किसी चीज को समझने का प्रयास करें। बस यही मेरा प्रयास रहता है। अगर आप लोग किसी टॉपिक को डीपली समझ जाते हैं तो आप लोगों को दोस्तों बार बार उस टॉपिक को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को ऑलरेडी वो चीज याद रहेगा। आजकल के जो पुत्र होते हैं, आजकल के जो पुत्री होते हैं, वो अपने माता पिता से उतना ज्यादा प्रेम नहीं करते जितना ज्यादा प्रेम उन्हें करना चाहिए। दोस्तों जीवन में माँ बाप केवल एक ही बार मिलते हैं, इसलिए आप लोग उन्हें इतना प्रेम दे, इतना दोस्तों आप लोग उन्हें स्नेह दे ताकि आने वाले समय में आप लोगों को पछताना ना पड़े, आप लोगों को अफसोस ना करना पड़े। ठीक है। और ये जो प्रेम है वो केवल माता पिता और भगवान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो प्रेम है वो दोस्तों आप लोगों के जो भी आपके आसपास जो भी गरीब लोग हैं, जिसके पास बिल्कुल भी दोस्तों खाने के लिए रोटी नहीं है, उनसे भी होनी चाहिए। आप अपने इस देश के हर एक व्यक्ति से प्रेम कीजिए, चाहे वो व्यक्ति उच्च वर्गीय हो, चाहे वो व्यक्ति निम्न वर्गीय हो, चाहे वो व्यक्ति दोस्तों आपके धर्म का हो या फिर ना हो, चाहे वो दोस्तों व्यक्ति गोरा हो, काला हो, कैसा भी क्यों ना हो, आपका प्रेम दोस्तों इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए ही होना चाहिए। और ये प्रेम बिना किसी भावना, बिना किसी दोस्तों कामना के होनी चाहिए। इसी को कहा जाएगा सच्ची भक्ति। और जब आप लोग इस तरीके से भक्ति करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों इसे ही कहा जाएगा देशभक्ति। क्या कहा जाएगा? देशभक्ति। जब आप लोग अपने देश के लोगों से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, अपने देश के मिट्टी से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, अपने देश के जो पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ भी करना अगर शुरू कर देते हैं, अपने देश के झंडा को झुकने से बचाए रखने के लिए अगर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दोस्तों इसे ही सच्ची भक्ति कहा जाता है, इसे ही सच्चा प्रेम कहा जाता है। और यही प्रेम देश के लिए देशभक्ति के रूप में जाना जाता है। यही प्रेम किस रूप में जाना जाता है?
तो देशभक्ति के रूप में जाना जाता है। ये देशभक्ति का जो प्रेम है वो केवल और केवल आर्मी, सेना या फिर किसी पुलिस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक में ही ये प्रेम होना चाहिए। चाहे वो देश का ये नागरिक दोस्तों किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी पेशा का क्यों ना हो, उसके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर दोस्तों हर एक व्यक्ति के अंदर बिना किसी लोभ, बिना किसी दोस्तों कामना और स्वार्थ के उसके अंदर देश के प्रति प्रेम रहेगा, अगर देश के प्रति अगर लगाव रहेगा, अगर देश के प्रति स्नेह रहेगा, तो दोस्तों यह क्रिया ही देशभक्ति के रूप में जानी जाएगी। अब देशभक्ति क्या होता है मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप लोग, ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आप लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दोस्तों जब आप लोग पढ़ लिख कर अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों आपके माता पिता का जो सर होता है वो समाज में ऊंचा होता है, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, आपका परिवार बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाता है। और इसके साथ ही दोस्तों आपके पास जो भी पैसे आते हैं नौकरी के माध्यम से, आपके दोस्तों काम के माध्यम से जो भी पैसे आते हैं, और उनमें से कुछ पैसा अगर दोस्तों पर्याप्त रह पाता है, आपके मतलब जितना सारा काम है आपके पैसे से हो जाता है, कुछ पैसा अगर पर्याप्त बच जाता है, यदि आप लोग इस पैसे से किसी भूखे को रोटी देते हैं, अगर किसी के पास रहने के लिए आश्रय नहीं है उसे आश्रय के लिए दोस्तों आप साधन देते हैं, तो दोस्तों इससे ही सच्ची देशभक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग अपने देश के साथ बिल्कुल भी गद्दारी ना करें, आप लोग अपने देश के साथ बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना करें, आप बिल्कुल भी करप्शन का अपने इस देश में काम ना करें। हमेशा दोस्तों आप लोग ईमानदार बने रहें, हमेशा अपने इस देश के साथ सच्ची निष्ठा और सच्चे कर्म से आप लोग अपने इस देश की सेवा करते रहे। ये सारा चीज़ ही दोस्तों देशभक्ति के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों सफाई करने वाले का, तो दोस्तों सफाई करने वाला भी एक सच्चा देशभक्त होता है, क्योंकि दोस्तों जो सफाई करने वाला होता है वो क्या करता है कि बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दोस्तों सच्चे और कर्मनिष्ठ से क्या करता है कि वो सड़कों की सफाई करता है, वो नालियों की सफाई करता है, वो सड़कों और नालियों पर बिगा हुआ जो कूड़ा करकट होते हैं उन्हें शहरों से, गाँवों से काफ़ी दूर ले जाकर दोस्तों उसे फेंक देता है, ताकि हमारा जो शहर हो, हमारा जो गाँव हो, हमारा जो देश हो वो साफ सुथरा रह सके। दोस्तों वे लोग अपने आप को प्रदूषण में रखकर, वे लोग अपने आप को कचड़े में रखकर स्वयं क्या करते हैं कि इस देश से कचड़ा साफ करते हैं, तब जाकर हमारा ये जो देश होता है वो दोस्तों प्रदूषण रहित हो पाता है, प्रदूषण मुक्त हो पाता है। तो दोस्तों उन्हें भी आप लोग एक सच्चा देशभक्त बोल सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर अगर सच्चे निष्ठा के साथ अपने पेशेंट का इलाज करता है, पेशेंट को अगर अपने हॉस्पिटल में भर्ती करता है, पहले वहां पर बिल्कुल भी फीस का, पहले वहां पर बिल्कुल भी पैसे की बात नहीं करता, सबसे पहले किसी पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में भर्ती करता है, अच्छी तरीके से उसका इलाज करता है, और किसी भी तरीके से मतलब पूरा अपना जी जान लगाकर अगर उस पेशेंट को बचा लेता है, तो दोस्तों इसे ही सच्ची देशभक्ति कहा जाएगा। हम कह सकते हैं कि वह डॉक्टर जो है वो अपने देश के लोगों से सच्चा प्रेम करता है, यथार्थ उसके अंदर देशभक्ति की भावना है हर एक डॉक्टर के अंदर, चाहे वो डॉक्टर किसी भी चीज का क्यों ना हो। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होती। देखिए जो भी डॉक्टर होते हैं, आप भी कल का डॉक्टर बनिएगा, जब आप कल का डॉक्टर बन जाइएगा तो दोस्तों आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा कि दोस्तों आप लोग उसे रख भी नहीं पाओगे, मतलब पर्याप्त से ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आप लोगों को सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके हॉस्पिटल में या फिर अगर आपके मेडिकल में कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनके पास बिल्कुल भी अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, दवा खरीदने के लिए, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, तो आप लोग क्या कर सके कि उनमें दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग गुंजाइश कर सके, अर्थात आप लोग दोस्तों पैसे कम करके उन्हें आप मेडिसिन दे सके, पैसे कम करके आप लोग उनका इलाज कर सके। ऐसा ना हो कि पैसे के कारण उनकी मृत्यु हो जाए, पैसे के कारण किसी एक परिवार का घर उजड़ जाए। दोस्तों जब कोई एक पेशेंट मरता है ना, तो उस पेशेंट के कारण एक परिवार दोस्तों उजड़ जाता है, एक दोस्तों पत्नी विधवा हो जाती है, उसके जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों बिना पिता के हो जाते हैं। अगर उस घर में कोई अगर एक महिला
होती है, जिसका वो पुत्र होते हैं, वो दोस्तों अपना बेटा खो देती है। तो किसी भी तरीके से इस देश का अगर कोई एक डॉक्टर है तो उसे पूरी कोशिश करना चाहिए अपने पेशेंट को बचाने के लिए। अगर ना बचे तो वो बात अलग है, लेकिन पूरे सच्चे निष्ठा के साथ, पूरे सच्चे कर्म के साथ अपने पेशेंट को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर दोस्तों ले ले इंजीनियर का, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इंजीनियर को मिलता है बहुत ज़्यादा ठेका, पुल बनवाने के लिए, बड़े बड़े दोस्तों सड़क बनवाने के लिए, बड़े बड़े दोस्तों बांध बनवाने के लिए, बांध पुल एक ही चीज़ हुआ, ये सारे चीज़ बनवाने के लिए जो ठेका है वो इंजीनियर को मिलता है। इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि वो दोस्तों पूरे पुल का निर्माण करवाते हैं या फिर उनके डिजाइन को वो दोस्तों तैयार करते हैं। तो अगर कोई सच्चा इंजीनियर होगा तो वो क्या करेगा कि पुल को बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों वो निर्माण करवाएगा। अपना पूरा पैसा, जो भी पैसा उन्हें मिला रहता है पुल बनवाने के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा पुल में दोस्तों वो लगा देगा, ताकि आगे चलकर पुल बिल्कुल भी धंस ना सके, सड़क बिल्कुल भी दोस्तों टूट ना सके, बिल्कुल भी दोस्तों सड़क पर कोई भी प्रभाव ना पड़ सके। अगर दोस्तों कल का सड़क टूट जाता है कमजोर सीमेंट के कारण, कमजोर क्या बोलते हैं जो दोस्तों छड़ होता है, गिट्टी होता है, अगर उसके कारण कल का अगर सड़क टूट जाता है तो सोच सकते हैं कितना परिवार बर्बाद हो जाएगा, कितने लोगों की मौत हो जाएगी, कितने लोग अपना जीवन खो सकते हैं जानबूझकर, अर्थात बिना किसी गलती के, बिना किसी दोस्तों वजह के उनकी जान जा सकती है। तो ऐसे इंजीनियर को दोस्तों अपने देश के प्रति एकदम दोस्तों ईमानदार होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए और सच्चे निष्ठा के साथ पुलों का आविष्कार करना चाहिए। आविष्कार नहीं बोलेंगे, निर्माण बोलेंगे, ठीक है, निर्माण, आविष्कार शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, निर्माण करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में बिल्कुल भी जो पुल हो वो अचानक से ना टूटे। अगर टूटने के कगार पर भी आए, अगर टूटने के कगार पर भी आए तो दोस्तों पुल में दरारें पड़ जाए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ पुल टूटने वाला है, लोग अलर्ट हो जाए, लेकिन अचानक से बिल्कुल भी पुल ना टूटे, अचानक से सड़क बिल्कुल भी ना धंसे। अगर अचानक से कोई क्रिया हो जाती है तो दोस्तों जो लोग होते हैं वो अपनी जानें गंवा देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें पुलिसकर्मी का, तो जो भी दोस्तों हमारे इस देश के पुलिसकर्मी होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, बिहार स्टेट के हो, झारखंड स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, हमारे इस देश के पुलिसकर्मी, उन्हें सच्चे निष्ठा के साथ क्या करनी चाहिए कि देश की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई दोस्तों उनके पास अगर कोई भी अगर अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, अपनी समस्या लेकर आता है, अगर वे उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो दोस्तों समाधान करना चाहिए। इसी को सच्चा देशभक्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अगर वो गरीब है तो उसको डांट कर, डपेट कर, भगा कर या उसके ऊपर उल्टा कोई केस लाद कर उसको अंदर कर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी सच्चा देशभक्ति नहीं है। अगर सरकार ने आपको यूनिफॉर्म दिया है, अगर सरकार ने आपको इस देश की सेवा के लिए खड़ा किया है, अगर आप इस देश की सेवा के लिए खड़े हैं तो आप सच्चे निष्ठा के साथ इस देश की सेवा करें। दोस्तों कल के आप लोग भी पुलिस बनिएगा, कल के आप लोग भी बड़े बड़े पदाधिकारी बनिएगा, तो पदाधिकारी बनकर आप लोग बिल्कुल भी अपने देश के साथ बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग दुर्व्यवहार नहीं कीजिएगा, अपने देश के लोगों के साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं कीजिएगा। जिस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति नहीं होती वही व्यक्ति करप्ट काम करता है, वही व्यक्ति भ्रष्टाचार फैलाता है, और भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश के आम लोगों का जो जीवन होता है वो दोस्तों काफी दयनीय हो जाता है, काफी दोस्तों खराब हो जाता है, उनका जीना इस देश में काफी मुश्किल हो जाता है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के हर एक कोने में, हर एक जगह पर ही भ्रष्टाचार फैल चुका है। आपको पता है दोस्तों कि पटना में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपने मांग के लिए बराबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 10 दिनों से जो विद्यार्थी हैं बीपीएससी वाले, 17वीं प्रीलिम्स वाले जो विद्यार्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि जिस तरीके से बीपीएससी आयोग बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा केंद्र में होने वाला जो एग्जाम है उसे रद्द कर रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से 911 केंद्रों का जो परीक्षा है उसे भी रद्द कर दे, ताकि बिल्कुल भी किसी बच्चे का अलग अलग बिल्कुल भी पेपर ना हो। दोस्तों जो बापू परीक्षा परिसर वाला जो केंद्र है ना वो बहुत ही बड़ा केंद्र है, उसमें 25,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, उसमें एक बार में 25,000 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बस स्टूडेंट का ये कहना है कि हमारा जो एग्ज़ाम हो अगर वो रद्द होता है तो हो जाए, इसका कोई भी हमें गम नहीं है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए वो सभी सेंटरों का होना चाहिए। 912 सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, ठीक है, तो 912 सेंटरों का ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। तो दोस्तों जो बीपीएससी आयोग है वो बिल्कुल भी उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, जो बिहार की सरकार है वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं सुन रही है, और नहीं तो दोस्तों क्या करवा रही है कि जो
स्टूडेंट है, बेगुनाह जो स्टूडेंट है, उन्हें दोस्तों लाठीचार्ज करवाकर पुलिस से मार खिलवा रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का पैर टूट चुका है, हाथ टूट चुका है। यहाँ तक कि ऐसे भी लड़कियां हैं जिनके हाथ पैर टूट चुके हैं, उनका सर फट चुका है। और फाड़ने वाला कौन है? पुलिस। वो भी कोई लेडीज पुलिस नहीं बल्कि जेंट्स पुलिस। तो आप ही बताइए, जब हमारे देश में जो देश की रक्षा करने वाले जो सेवक होते हैं, जब वही दोस्तों जब भक्षक बन जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो बताइए हमारा देश कैसे सुरक्षित हो सकता है, हमारा समाज कैसे सुरक्षित हो सकता है। जो युवा कल के हमारे इस देश के नए भविष्य बनेंगे, जो युवा कल के हमारे इस देश को आगे लेकर जाएंगे, उन युवाओं के साथ ही दोस्तों गैर व्यवहार की तरह कार्य किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ पशु तत्व के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, पशुओं की तरह उन्हें मारा जा रहा है। तो दोस्तों बताइए, क्या ये युवा कल के जब अगर कोई पद ग्रहण कर लेंगे तो क्या ये अपने देश से प्रेम करेंगे? बिल्कुल भी प्रेम नहीं करेंगे। उनके अंदर भी दोस्तों एक एक अंदर से खून खोलेगा कि जिस तरीके से पुलिस वाले ने मुझे मारा है, मैं भी पुलिस वालों को ऐसी ऐसी सजा दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे नागरिक होते हैं, वो भी दोस्तों करप्ट बन जाते हैं। देश के दोस्तों जो नियम होते हैं उनके कारण, देश के लोगों के आर्थिक तंगों के कारण, उनके दोस्तों किए गए व्यवहारों के कारण। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आप ही बताइए, ये बेगुनाह जो लोग हैं वो कहाँ जाए, किससे मांगी करें? इनके पास तो दोस्तों इनके पास बिल्कुल भी उतना ज़्यादा पावर नहीं है जिससे कि दोस्तों वो कुछ आगे कोई एक्शन भी ले सकते हैं। अब ये स्टूडेंट है, अगर कोई ज़्यादा अगर एक्शन लेते हैं या फिर अगर पुलिस पर हाथ उठाते हैं या फिर अगर कोई भी बिहार सरकार की संपत्ति पर कोई भी अगर दोस्तों वे लोग अगर क्षति करते हैं, तो उनका दोस्तों क्या किया जा सकता है कि नागरिकता नष्ट किया जा सकता है। वे अब बिल्कुल भी एग्जाम देने के लिए दोस्तों योग्य नहीं रह पाएंगे। तो जो स्टूडेंट है वो डर रहे हैं कि अगर हम पुलिस पर हाथ उठाएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम बिल्कुल भी देने लायक नहीं रह पाएगा, हम बिल्कुल भी एग्जाम देने के योग्य नहीं रह पाएंगे, मेरा पूरा फ्यूचर जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो वो इस बात को सोचकर, इस चीज को सोचकर वो बिल्कुल भी आगे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर इस बिहार सरकार के जो अच्छे अच्छे नेता हैं, जो इस बिहार सरकार के अच्छे अच्छे जो वकील हैं, जो अच्छे अच्छे पुलिस हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो बच्चों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों के हाथों में पावर है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग चाह जाए तो इस चीज को आप लोग रोक सकते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आईपीएस है, जो डीएम है, जो बड़ा बड़ा दोस्तों पदों पर बैठे हुए जो बड़े बड़े दोस्तों जो अधिकारी है, उनके हाथ में ये पावर है। अब देखिए, जो भी मतलब कि कोचिंग संचालक जो टीचर है, जैसे कि हमारे खान सर हो गए, हमारे रहमान सर हो गए, और यहाँ पर ज्ञान बिंदु पटना के जो दोस्तों रोशन आनंद सर हो गए, ये जो भी बात अपना रख रहे हैं बीपीएससी आयोग के सामने, तो दोस्तों इनके बातों को निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, इनके बातों को बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। यहाँ तक दोस्तों आपको पता है कि खान सर को उठाकर डाल दिया गया था थाने में। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको पता है कि कल ही जो ज्ञान बिंदु पटना के जो सर थे रोशन आनंद सर, उन्हें भी उठाकर जेल में डाल दिया गया है, बिना किसी गुनाह के, बिना किसी एविडेंस के। तो क्या आप ही बताइए सही है? यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल एक तरीके से समझ सकते हैं कि केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर एक जोर जबरदस्ती जैसा कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों तानाशाही वाला काम किया जा रहा है। तो ऐसा हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल भी हमारे देश में देशभक्ति की भावना बिल्कुल भी पनप नहीं सकती है, बिल्कुल भी देशभक्ति हमारे चारों तरफ देखी नहीं जा सकती है। तो दोस्तों इतना सारा मैंने आप लोगों को इसमें बताया। अब जो जो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, यही चीजें दोस्तों इसमें लिखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, आप लोग मेरे बातों को अच्छे से दोस्तों समझकर आप लोग ये पता कर पा रहे होंगे कि कहां पर क्या सही है और कहां पर क्या गलत है, और हमें भी अपने देश के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारे देश के अच्छे अच्छे वकील होते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो लोग बेगुनाह है उनको वो न्याय दिलवाएं, और जो लोग दोस्तों अपराधी हैं उनको वो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। वकील हो गए, एडवोकेट हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे दोस्तों पदाधिकारी हैं जो कि पैसों के बल पर ही अपने आवाज को उठाते हैं। अगर पैसा ना मिले तो दोस्तों वो अपनी बात को क्या करते हैं कि क्लोज कर देते हैं, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। हर एक चीज में हमें सर्वप्रथम पैसों का महत्व नहीं देना चाहिए, पैसों को बिल्कुल भी हमें पहले दोस्तों स्थान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर सच्चे कर्म का स्थान देना चाहिए, सच्चे भक्ति का यहाँ पर दोस्तों हमें स्थान देना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमें इंसानियत की भी भावना रखनी चाहिए। कोई भी इंसान इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, मंत्री बाद में होता है, पहले वो इंसान होता है। तो इंसानियत के भांति भी क्या करना चाहिए
चाहिए कि हमें इस देश में देश के लोगों के साथ न्याय का जो मार्गदर्शन है उसे दोस्तों वो रास्ता दिखाना चाहिए जिससे कि उनको न्याय मिल सके। ठीक है, अगर उनके बस में है किसी को न्याय दिलवाना तो उन्हें न्याय दिलवाना चाहिए, तभी जाकर हमारे देश के जनताओं को, जो देश के पुलिस हैं, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, जो देश के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन पर भरोसा होगा, उन पर विश्वास होगा। अन्यथा इस देश की जो भी जनता है उनका जो विश्वास होगा वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आइए अब मैं आप लोगों को नीचे थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है देशभक्ति एक महान भावना है जो हमें अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण का अनुभव कराती है। यदि आप लोग अपने देश के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ पर आ गया ना प्रेम, मैंने आप लोगों को बताया था ना दोस्तों, प्रेम का सीधा सीधा संबंध होता है भक्ति से और भक्ति का सीधा सीधा संबंध होता है प्रेम से। प्रेम और भक्ति बिल्कुल भी अलग चीजें नहीं होती है, दोनों एक चीज ही होती है। ठीक है, अगर आप लोग अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो यह क्रिया ही तो क्या है? भक्ति है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता की बहुत ही सेवा किया करते थे, अपने माता पिता की बहुत ही दोस्तों वो देखभाल किया करते थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, बल्कि वो अपने माता पिता की ही पूजा करते थे। यहाँ पर पूजा का संबंध दोस्तों ना ही मैं रोड़ी से ले रहा हूँ, ना ही फूल से ले रहा हूँ, ना ही नारियल से ले रहा हूँ और ना ही किसी फल या फलाहार से ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं पूजा का संबंध डायरेक्ट ले रहा हूँ। किससे? तो अच्छे कर्मों से। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म ही क्या है? पूजा है। अगर आप सच्चे कर्म करते हैं तो आपका सच्चा कर्म ही आपकी सच्ची पूजा होती है। अगर आप सच्चे कर्म पर हैं, सच्चे रास्ते पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के अनुसार अपना काम करते हैं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे यदि आप लोग इस तरीके से पूजा करते हैं, तो ना कि दिखावा के रूप में। यहाँ पर अगर हम बात करें दूध चढ़ाने का, यहाँ पर बात करें अगर हम रोड़ी चढ़ाने का, यहाँ पर बात करें हम अनेक प्रकार के फल फलाहार चढ़ाने का, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये केवल और केवल एक दिखावा है। अगर हम यहाँ पर दिखावा ना भी बोले तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से पूजा करते भी हैं तो करिए, लेकिन एक अच्छे कर्म के साथ करिए। इसमें दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी बुरे कर्म ना लेकर आइए, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना लेकर आइए, अन्यथा क्या हो सकता है कि आप लोगों की जो पूजा होगी वो बिल्कुल भी सफल नहीं रह पाएगी। ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ पर देखिए प्रेम, निष्ठा और समर्पण का अनुभव कराती है। जो भी देश के युवा होते हैं, जो दोस्तों आर्मी के बनते हैं, जो दोस्तों नौसेना में भाग लेते हैं, जो दोस्तों एयरफोर्स में भाग लेते हैं, जो दोस्तों इस देश के पुलिस बनते हैं, ठीक है, और जो भी दोस्तों बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे ऐसे पद हैं दोस्तों आर्मी वाले जिनमें अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो क्या किए हैं, वो दोस्तों अपने देश के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिए हैं। धन होती है वो माँ, जो माँ अपने बच्चों को देश के लिए निछावर कर देती है, देश के लिए समर्पित कर देती है। धन है वो पत्नी जो अपने पति को इस देश के लिए समर्पित कर देती है, अपने इस देश के लिए अपने पति को साफा मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि समर्पण कर देती है कि अब मेरा जो पति है वो मेरा ही नहीं है बल्कि इस देश के लिए है। पति का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रक्षक होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने पति का सीधा सीधा संबंध रक्षक से जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधा सीधा संबंध पति का रक्षक से जोड़ा है। आप लोग बिल्कुल भी कोई भी अपने माइंड में नेगेटिव शब्द नहीं लाइएगा। आप जानते होंगे दोस्तों एक ऐसा मतलब पद भी है जिसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां होती हैं उनका रक्षक उनका पति होता है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर पति का सीधा सीधा जो संबंध है वो रक्षक से समझ सकते हैं। पति हमारे भगवान भी हैं, आप लोगों को पता होगा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। ठीक है, तो यहाँ पर पति का बिल्कुल भी आप लोग नेगेटिव शब्द, नेगेटिव जो थॉट है उसे बिल्कुल भी लेकर नहीं चलिएगा। ठीक है, बस मैंने आप लोगों को यहाँ पर पति का संबंध जो रक्षक है, जो दोस्तों सेवा करने वाला है, उससे मैंने जोड़कर यहाँ पर रखा है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है यह ना केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति आदर है बल्कि देश की रक्षा, उन्नति और एकता के लिए हमारे कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों अगर आप लोग आज से बहुत ही पहले अगर जाएं, बहुत ही दोस्तों अगर आप लोग प्राचीन काल में जाएं तो आपको पता है कि जो राजा होते थे, जो बड़े बड़े दोस्तों महापुरुष होते थे, जो बड़े बड़े दोस्तों जो सम्राट होते थे, वो क्या करते थे कि अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने जान तक भी दे देते थे, अपने
आपको समर्पित भी कर देते थे, अपना पूरा परिवार को भी दोस्तों बलिदान दे देते थे, केवल और केवल अपने राज्य और अपने क्षेत्र और अपने प्रजा की रक्षा के लिए। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हो सकती है झांसी की रानी, यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं दोस्तों जो झांसी की रानी के जो पति हैं बाल गंगाधर तिलक, उनका भी यहाँ पर नाम ले सकते हैं, सम्राट अशोक का भी यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं। तो ये जितने सारे जो लोग हैं वो महापुरुष है, उन्होंने अपने दोस्तों राज्य के लिए, अपने दोस्तों क्षेत्र के लिए अपने आप का भी समर्पण कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सच्ची देशभक्ति है। ठीक है, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं बोला गया है, यहाँ पर आगे बोला गया है, बल्कि देश की रक्षा, उन्नति और एकता के लिए हमारे कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा भी देती है। अगर आज से आप लोग अपने अंदर देश के प्रति अगर सच्चा भक्ति अगर रखते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, तो आपके घर में जो भी बच्चे होंगे वो भी आपके ही भावना को देखकर अपने मन में, अपने तन में दोस्तों सच्चा भक्ति, सच्चा प्रेम देश के प्रति रखेंगे। वो आगे चलकर कोई भी अपने देश के साथ, अपने देश के लोगों के साथ ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि करप्शन में गिना जाएगा, जो कि भ्रष्टाचार के रूप में गिना जाएगा, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देशभक्ति केवल सैनिकों या स्वतंत्रता सेनानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने आप लोगों को बताया ना, जो देशभक्ति की भावना है, जो देशभक्ति है, वो केवल और केवल हमारे इस देश के स्वतंत्रता सेनानी या फिर जो सैनिक है उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे इस देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इस देश के काम में लगे हुए हैं, उनके अंदर भी दोस्तों ये भक्ति होनी चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए। अगर कोई पेट्रोल पंप वाला भी है, अगर वो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है तो उसके अंदर भी दोस्तों देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। वो भी क्या करे कि सच्चे निष्ठा के साथ जितना पैसा का अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल ले रहा है उतना ही पेट्रोल उसे उसके गाड़ी में, उसके गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पेट्रोल ले रहा है 100 रुपये का और आप क्या कर रहे हैं कि उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं 60 रुपये का, 40 रुपये आप घोटाला कर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे देश के साथ दोस्तों एक तरीके से दोस्तों भ्रष्टाचार हुआ। इसको हम सीधा सीधा भ्रष्टाचार बोलेंगे, बिल्कुल भी देश के साथ प्रेम नहीं बोलेंगे, बल्कि ऐसे जो लोग होते हैं वो देश से प्रेम नहीं बल्कि देश से घृणा करते हैं, देश को अंदर ही अंदर क्या करते हैं, खनन करते हैं, देश को अंदर ही अंदर दोस्तों बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों जो हमारा देश होता है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति दोस्तों ऊंचे पद पर हो, निम्न पद पर हो, कोई भी अगर देश के लिए काम कर रहा है, कोई भी देखिए जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो अध्यापक ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी अगर अध्यापक ही क्यों ना हो, वो भी अगर काम कर रहा है तो देश के लिए ही काम कर रहा है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ही हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो किस लिए पढ़ा रहे हैं, देश के लिए पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, अगर आप लोग ज्ञान को अर्जित कीजिएगा, अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा, अच्छे से हम पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको बातें सिखाएंगे, आपके अंदर देशभक्ति की जो भावना है उसको हम जगाएंगे, तो दोस्तों आप भी अपने देश के लिए हमेशा जागृत रहिएगा और अपने आसपास के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की जो भावना है उसे जगाइएगा, ताकि हमारे देश में जो करप्शन है वो कम से कम हो सके और हमारे देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो पनप सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्यापक है वो भी क्या कर सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल भी बच्चों को सच्ची निष्ठा के साथ नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे अच्छे ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, केवल सरकार का पैसा लेते हैं और बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है करप्शन। अगर कोई अध्यापक अच्छे से अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाए तो सरकारी स्कूल वाले बच्चों को कभी भी ट्यूशन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अच्छे से अपना काम करें, अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों का इलाज करें, तो जो मरीज हैं वो कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वहां मुंह देखने भी नहीं जाएंगे। अगर कोई दोस्तों छोटे स्तर के पुलिसकर्मी अपने सच्चे निष्ठा के साथ अगर काम करें, तो जो भी मतलब कि लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है या फिर जो निर्दोष है, जो कि दोस्तों फंस चुके हैं पुलिस में या फिर जो केस होता है उसमें अगर फंस चुके हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो बड़े अफसर होते हैं, वहां तक जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें बिल्कुल भी कोर्ट या कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये लोग अगर सही रहे तो समाज में इनको पद मिला है, हमारे देश के सरकार ने अगर इनको पद दिया है तो दोस्तों इसीलिए दिया है ताकि ये हमारे समाज की रक्षा
रक्षा करें, हमारे समाज के लोगों के साथ न्याय करें, हमारे समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलवाए, हमारे समाज के कुल जितने सारे बेटियां हैं उनकी वो रक्षा करें। तो दोस्तों अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये अपने देश के साथ बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। जो भी लोग अगर सच्ची निष्ठा के साथ अगर प्रेम करेंगे तो दोस्तों हमारे देश में कभी भी देशभक्ति की भावना कम नहीं हो सकती है। देशभक्ति की भावना के कारण हमारे अंदर कभी भी जातिवाद की भावना नहीं आएगी, कभी भी धर्म को लेकर बिल्कुल भी भावना नहीं आएगी, धर्म को लेकर कभी भी हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम लोग आपस में एक तरीके से एकता के स्वरूप को दोस्तों प्रदर्शित करेंगे अगर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना रहेगी तो। अगर आप हिंदू हैं, आपके सामने अगर मानकर चलते हैं कोई व्यक्ति है, वो टेम्पू वाला है, ठीक है, टेम्पू वाला मानकर चलते हैं दोस्तों मुसलमान है, कोई लड़की हिंदू है, ठीक है, रात को मानकर चलते हैं 12 या 1 बजे कोई लड़की मिल गई उसको रास्ते में, लड़की बोल रही है कि भैया हमें घर छोड़ दीजिए और मेरा घर का रास्ता इधर है, वो उसने अपने घर का रास्ता बता दिया, गली नंबर जो भी है वो बता दिया, और वो टेम्पू वाला क्या करता है कि अगर वो सही सलामत उस लड़की को उसके घर तक अगर पहुंचा देता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो टेम्पू वाला एक सच्चा देशभक्त है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बिल्कुल भी अपना धर्म, अपना कास्ट, अपनी जाति नहीं देखा। उन्होंने वहां पर केवल ये देखा कि ये देश की एक बेटी है जो कि देश के लिए कुछ काम कर सकती है, इसे किसी भी तरीके से सुरक्षित पूर्वक इसके घर तक पहुंचाना मेरा असली कर्म है, मेरा धर्म है। दोस्तों आपका यही असली कर्म है, आपका यही असली धर्म है। वहां पर नहीं ये देखना है कि हम हिंदू हैं, नहीं ये देखना है कि हम मुसलमान हैं, ये नहीं देखना है कि हम गरीब हैं, ये नहीं देखना है कि हम अमीर हैं। अगर कोई लड़की टेम्पू वाले को रुकवाई है घर तक छोड़ने के लिए तो दोस्तों वो टेम्पू वाला अगर सच्ची निष्ठा के साथ बिना किसी मन में लोभ लाए, बिना अपने मन को बिगाड़े, बिना अपने मन में कोई गंदा ख्याल लाए, अगर उस लड़की को अपना परिवार मानकर, अपना बहन मानकर अगर उसे घर तक छोड़ देता है, सही सलामत उनके परिवार के हाथों में सौंप देता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति भी एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। तो मुझे अब आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इन सारे एग्जाम्पल से ये जान पाया कि एक सच्चे देशभक्ति की क्या पहचान होती है। दोस्तों आप देखते होंगे कि जब भी खेल होता है, जब भी क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने देश के आगरू को बचाने के लिए, अपने देश को झुकने से बचाने के लिए, अपने देश को हारने से बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। यहाँ तक कि वो दोस्तों अपना ये परवाह नहीं करते कि हम गिरेंगे, कि मेरा पैर टूटेगा, मेरा हाथ टूटेगा, वो पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं खेल में। उन्हें बस एक ही दोस्तों मकसद रहता है, एक ही दोस्तों उनका केवल लक्ष्य रहता है, टारगेट रहता है कि मेरा देश झुकना नहीं चाहिए, मेरा देश हारना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों इंडिया टीम के खिलाड़ी सच्चे निष्ठा के साथ अगर खेलते हैं तो हमारा जो देश होता है वो कभी भी हार नहीं पाता है, बल्कि हमारे देश की विजय होती है। हाँ, रेयर केस में ऐसा होता है कि मानकर चलते हैं कि कभी मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें बहुत ही जल्द हमारे देश के जो खिलाड़ी होते हैं वो आउट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं होता जिससे कि वो अपने देश का नुकसान करें, वो अपने देश को झुका दें। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के हर एक टीम, हर एक खेल, चाहे वो खेल आपका क्रिकेट वाला हो या वॉलीबॉल वाला हो या दोस्तों कबड्डी वाला हो या फिर दोस्तों फाइट वाला हो, अगर दोस्तों हमारे देश के हर एक खिलाड़ी के अंदर अपने देश को ना झुकने की भावना रहती है, अपने देश को बिल्कुल भी झुकने ना देने के अंदर उनके अंदर अगर भावना रहती है तो दोस्तों वो एक सच्चा भक्त हो सकता है। यहाँ पर खली का नाम ले सकते हैं। खली ने दूसरे देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है। बहुत सारे ऐसे महारथी है, बहुत सारे ऐसे युवा है, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने अपने देश को झुकने से बचाया है, जिन्होंने दोस्तों अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया, अपने देश के गर्व को काफी दोस्तों पूरे समाज में, पूरे दोस्तों इस वर्ल्ड में ऊंचा किया है। दोस्तों अगले भाग में है देशभक्ति का अर्थ और महत्व। इसमें आप लोगों को देशभक्ति का जो अर्थ है और देशभक्ति का जो महत्व है ये जानने को मिलेगा। दोस्तों इसमें बोला गया है देशभक्ति का अर्थ होता है अपने देश के प्रति सम्मान और समर्पण। यदि आप लोग अपने देश का सम्मान करते हैं, देश के सम्मान कहने का मतलब क्या हुआ? देश के सम्मान कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग अपने देश के लोगों का सम्मान करते हैं, अपने देश के महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपने देश के बच्चों का सम्मान करते हैं, अपने देश के छोटे जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, अपने देश के बेटियों का सम्मान करते हैं, तो इसे ही कहा जाएगा देश का सम्मान करना। इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे ही देश का
सम्मान करना कहा जाएगा? दोस्तों हमारा देश बना किन से है? हमारा देश इन लोगों से ही बना है। आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपका धर्म हिंदू है चाहे आपका धर्म मुसलमान है, अगर दोस्तों आपका धर्म हिंदू है तो आप बिल्कुल भी किसी दूसरे के धर्म की अवहेलना ना करें, उनके धर्म को आप लोग बिल्कुल भी छोटा ना बताएं। आपका धर्म हिंदू है और उनका धर्म अगर मुसलमान है तो दोस्तों आप लोग उनके धर्म को भी उतना ही श्रेष्ठ माने जितना कि आपका धर्म श्रेष्ठ है। अगर आप लोग इस तरीके से मिलजुल कर रहिएगा, इस तरीके से एक दूसरे के साथ अपना प्रेम रखिएगा तो दोस्तों कभी भी हमारे देश में दंगा नहीं हो सकता, कभी भी हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, कभी भी हमारे देश में खंडता नहीं हो सकता, बल्कि हमारा देश अखंड के रूप में ही दोस्तों निखर कर सामने आएगा विश्व में। ठीक है, यहाँ पर है यह भावना व्यक्ति को अपने देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए हर प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए तैयार करती है। देशभक्ति से व्यक्ति में सामाजिक एकता, परिश्रम और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। मैंने बताया ना, जिसके अंदर देशभक्ति होगी उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक एकता, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होगी तो इससे हमारे समाज में एकता की भावना भी दोस्तों उत्पन्न होगी, और जिस समाज में एकता की भावना होती है उस समाज को कोई तोड़ नहीं सकता। और इसी तरीके से दोस्तों हर एक क्षेत्र के, हर एक जिले के, हर एक प्रखंड के, हर एक राज्य में अगर इसी तरीके से एकता अगर दोस्तों निखर कर सामने अगर निकलेगा तो हमारे देश में भी एकता का स्वरूप ही नजर आएगा। अगर हमारे देश में एकता का स्वरूप का नजर दोस्तों आने लगेगा तो हमारे इस देश को कोई भी बाहर वाला तोड़ नहीं सकता, कोई भी हमारे इस देश को खंडित नहीं कर सकता, कोई भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर लिंग के नाम पर बिल्कुल भी हमारे इस देश को बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर है यह ना केवल देश के विकास का माध्यम है बल्कि समाज में शांति और समृद्धि लाने का भी मार्ग है। जिसमें दोस्तों जिस देश में एकता हो, जिस देश में दोस्तों मिलजुल कर रहने का दोस्तों एक व्यवहार हो, मिलजुल कर रहने का दोस्तों एक गुण हो, उस देश में कभी भी लड़ाई कैसे हो सकती है? उस देश में कभी भी दोस्तों जो दंगा है वो कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। आगे है महत्व के पहला भाग में है राष्ट्रीय एकता। इसमें बोला गया है देशभक्ति हमें जाति, धर्म और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर एकजुट होने की प्रेरणा देती है। बोले नहीं, कोई हिंदू बाद में होता है, कोई मुसलमान बाद में होता है, कोई मानकर चलते हैं दोस्तों छोटा जाति या बड़ा जाति का बाद में होता है, सबसे पहले वो एक इंसान होता है। हमें कभी भी अपने जाति के प्रति, अपने धर्म के प्रति और साथ ही दोस्तों अपना जो कोटि है उसके प्रति नहीं सोचना चाहिए, हमें इंसानियत के प्रति सोचना चाहिए। अगर रास्ते में किसी भी अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वह व्यक्ति मुसलमान है कि हिंदू है, मुसलमान है तो हम हेल्प नहीं करेंगे, हिंदू है तो हेल्प करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप एक इंसान है, इंसानियत के भांति ही आप क्या कीजिए कि उसका हेल्प कीजिए। आप एम्बुलेंस बुलवाइए, एम्बुलेंस से उसे आप लोग जल्दी से आप हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए। अगर समय पर वह व्यक्ति अगर दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो दोस्तों उसका पूरा परिवार आपको दुआ देगा और आपके कारण ही उसका परिवार टूटने से, उसका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत ही खुशी होगी और उस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति विश्वास होगा, उस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। और कभी भी अगर वो भी देखेगा कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है तो वो भी क्या करेगा कि अपना सब कुछ छोड़कर उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाएगा। तो यही कहावत है ना, जैसा आप करिएगा वैसा ही दोस्तों आपको फल मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हम अपने देश में काम करेंगे वैसा ही जो लोग हैं वो भी देखकर क्या करेंगे, काम करेंगे। हमें इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम फैलाना है, हमें इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक तरीके से एकता का जो स्वरूप है वो फैलाना है, ना कि हमें इस देश में घृणा फैलाना है। ठीक है, ना ही इस देश में हमें हिंसा फैलाना है। हमें इस देश में बिल्कुल भी हिंसा नहीं फैलाना है बल्कि हमें इस देश में अहिंसा को फैलाना है, अहिंसा के स्वरूप को प्रकट करना है। बेटी चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कोटि या किसी भी दोस्तों पिता की क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी पिता का नहीं मतलब किसी भी जात के पिता की क्यों ना हो, अगर उस बेटी की रक्षा आपसे हो रही है तो आप उसकी रक्षा कीजिए। अगर किसी बेटी या बहू को न्याय दिलाने में आप सक्षम हैं तो आप उसे न्याय दिलवाइए। न्याय दिलवाने से बिल्कुल भी आप लोग पीछे नहीं हटिए। अगर आप अकेले आगे बढ़िएगा तो याद रखिएगा एक दिन पूरा देश आपके साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, महात्मा गांधी सत्याग्रह में अकेले ही निकले थे लेकिन बाद में उनके साथ पूरा देश एकजुट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर में है सामाजिक समसरता। इसमें है देशभक्त नागरिक अपने समाज में भाईचारा और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भाईचारा यानी एक
दूसरे के साथ भाई के रूप में मिलजुल कर, ठीक है, भाई भाई में कभी भी लड़ाई नहीं होता। 3 नंबर में है देश की प्रगति। देशभक्ति से प्रेरित व्यक्ति अपने कर्मों से देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बढ़ते हैं देशभक्ति के ऐतिहासिक उदाहरण। कुछ उदाहरण है जो आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें है देशभक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी दिलाई। अगर दोस्तों उन्हें अपने प्राणों से प्रेम होता, अगर उन्हें दोस्तों अपनी परवाह होता, अपने परिवार की परवाह होता, तो क्या हमारे देश की आज आज़ादी मिल पाती? क्या हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो पाता? बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। बिल्कुल भी हमारा जो देश है वो आज आज़ाद नहीं हो पाता। इनके बलिदान के कारण ही, इनके प्राणों की आहुति के कारण ही आज हम इस देश में स्वतंत्र रूप से रह पाए हैं। आज हमारा देश दोस्तों स्वाधीन हो पाया है, ना कि पराधीन हो पाया है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष है, जो कि अपना जीवन दोस्तों जोखिम में डालकर, अपना प्राण दोस्तों निछावर करके, अपना बलिदान देकर हमारे इस देश को आज़ाद करवाया है, हमारे इस स्वतंत्र देश को, हमारे इस आज़ाद देश को हमारे हाथों में सौंपा है। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में हम इस देश को कभी भी किसी दूसरे देश के पराधीन ना होने दें, कभी भी इस देश को किसी दूसरे देश के गुलाम ना होने दें। बिल्कुल भी अपने आने वाले पीढ़ी के लिए अपने इस देश को बिल्कुल भी दोस्तों हम मरने ना दें, बल्कि इस देश को हम हमेशा ऊंचा रखें। पहले भी हमारा देश दोस्तों ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग आगे भी इस देश का जो गर्व है उसे हमेशा ऊंचा रखें। इस देश का जो सम्मान है, जो मान है, जो गौरव है, वो कभी भी आप लोग झुकने ना दें, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा काम कीजिएगा तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो भी दोस्तों हमारे इस देश के लिए वैसा ही काम करेगी जैसा आप लोगों ने किया। वो भी क्या करेगी कि अपने इस देश को कभी भी झुकने नहीं देगी, झुकने से हमारे इस देश को वो बचाएगी, ठीक है। हमें इस देश को दोस्तों केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हमें इस देश को केवल झुकने से बचाना है, हमें इस देश को हर एक चीज से बचाना है। जो भी विदेशी स्थितियां हैं, जो भी विदेशी दोस्तों चीज है, जैसे कि विदेशी खान पान, विदेशी पहनावा, इन सभी चीजों से हमें अपने इस देश को बचाना है, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी विदेशी ना हो, बल्कि हमारे देश के जो महिलाएं हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो दोस्तों स्वाधीनता को अपनाए, स्वाधीन को अपनाए और स्वदेशी बने, अपने इस देश के कल्चर को अपनाए, अपने इस देश के संस्कृति को अपनाए और अपने इस देश की संस्कृति को आगे लेकर जाएं, ठीक है। 2 नंबर में है सीमा पर सैनिकों का योगदान। दोस्तों हमारे इस देश की रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं जो कि सीमा पर तैनात हैं, और हमारे देश के आंतरिक भाग में रक्षा करने वाले पुलिस होते हैं जो कि वो भी दोस्तों अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर पुलिस थाना में तैनात हैं। तो दोस्तों इन सभी कर्मियों को हमें सम्मान देना चाहिए जो अपना परिवार छोड़कर, अपना माता पिता, अपना फैमिली, अपना पत्नी, अपना बच्चा छोड़कर हमारे इस देश के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं। और वो दोस्तों रेलवे कर्मचारी जो कि रेल का ड्राइवर, रेल का टीटी है, अगर अपने इस देश के लिए काम कर रहा है, अपने इस देश के लिए, हमारे लिए, अपने परिवार, अपना पूरा दोस्तों जो मानकर चलते हैं सुख सुविधा है उसे छोड़कर अपने इस देश के लिए काम कर रहा है, तो हमें दोस्तों उन व्यक्तियों को, वैसे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है हमारे सैनिकों ने हमेशा देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कारगिल युद्ध, 1971 का युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों में सैनिकों का योगदान देशभक्ति की सच्ची मिसाल है जो कभी भी मर नहीं सकती, कभी भी मिट नहीं सकती। आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। आज भी दोस्तों हमारे देश के लाखों ऐसे युवा हैं जो कि हमारे इस देश के बॉर्डर पर जाकर अपना प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं। इनके बलिदान के कारण ही दोस्तों, इनके दोस्तों सहायता के कारण ही हम लोग अपने घरों में अच्छे से सो पाते हैं, हम लोग चैन की सांस ले पाते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी हम लोग अपने घरों में चैन की सांस नहीं ले पाते, ठीक है। आधुनिक युग में योगदान। आज के समय में डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, किसान और कलाकार भी अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देकर देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। डॉक्टर के बारे में, शिक्षक के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में, वैज्ञानिक नहीं भी मैंने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी अपने इस देश को बहुत ही चरमों स्तर पर लेकर गए हैं, ठीक है। अर्थात आप जानते हैं दोस्तों कि कभी मतलब नाम लिया जाता था किसका, नासा का, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में नासा का नाम लिया जाता था, लेकिन आज हमारा जो इसरो है वो इतना दोस्तों
इस पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर, अपने दोस्तों बुद्धि और कौशलता के बल पर अपने इस कंपनी को, अपने इस संस्था को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि दोस्तों हमारे इस इसरो का नाम विदेश में ही नहीं बल्कि इस विश्व के हर एक कोने कोने में भी दोस्तों प्रसारित होने लगा है। अगर हम कुछ समय पहले देखें तो कुछ समय इसरो का दूर दूर तक कोई भी दोस्तों नाम नहीं था, केवल और केवल नाम था नासा का। लेकिन नासा को भी पीछे छोड़कर हमारा जो इसरो है, इसरो के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने दोस्तों बलिदान के आधार पर, अपने दोस्तों मेहनत के आधार पर उन्होंने अपने इस इंडिया को, अपने इस देश को बहुत ही आगे बढ़ाया है। आज हमारे दोस्तों जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा पर जो भी दोस्तों कृत्रिम जो भी उपग्रह भेजे गए हैं वो हमारे इसरो के माध्यम से ही भेजे गए हैं। इसरो के माध्यम से ही हमारे चंद्रमा पर एक से बढ़कर एक जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो उपग्रह हैं वो दोस्तों भेजे गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा इसरो कितना ज़्यादा आगे जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने आविष्कार के आधार पर अपने इस देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया हुआ है। आगे है कलाकार भी अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देकर देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। आगे देशभक्ति के गुण। देशभक्ति का गुण क्या होना चाहिए? पहला, निस्वार्थ सेवा। मैंने बताया ना आप लोगों को, निस्वार्थ सेवा, आपके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना ना हो। इसमें है देशभक्त व्यक्ति अपने देश के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ध्यान से देखना, आप लोग बोरिंग महसूस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सारे चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों स्कूलों में या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देश के हित के लिए अपने व्यक्तिगत सुख और सुविधाओं को छोड़ना देशभक्ति का प्रमुख गुण है। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। देश के हित के लिए अपने हित की परवाह ना करना, अपना परवाह ना करना, अपने परिवार की परवाह ना करना और देश के लिए ही लग जाना, यही असली देशभक्ति होती है। दोस्तों अगला है कर्तव्य निष्ठा। इसमें है देशभक्ति में ईमानदारी और अपने कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। देशभक्ति में ईमानदारी होना चाहिए और आपका जो कर्तव्य है उसमें दोस्तों कर्मनिष्ठ होना चाहिए, उसमें दोस्तों आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए। ठीक है, कर्तव्यों का पालन जिससे अच्छे तरीके से कर सके। 4 नंबर में है एकता की भावना। देशभक्त व्यक्ति समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जहाँ पर देशभक्ति होगी वहाँ पर एकता की भावना भी जागृत होगी। देशभक्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। देशभक्ति के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसे आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें बोला गया है दोस्तों, देशभक्ति केवल बड़े बलिदानों तक सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक कार्यों और आदतों में भी प्रकट होनी चाहिए। जिनमें से पहला है कानून का पालन। दोस्तों हमें अपने इस देश के कानून का पालन करना चाहिए। हमारे देश के संविधान में जो भी कानून बताए गए हैं, जो भी नियम बताए गए हैं, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों हर एक देश का कानून अलग अलग होता है, हर एक देश का संविधान अलग अलग होता है। हमारे देश का जो संविधान है और हमारे देश के संविधान में बताए गए जो भी कानून है, जो भी नियम है, हमें उन नियमों का सम्मान करना चाहिए। हमें उन नियमों को दोस्तों महत्व देना चाहिए, हमें उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। इस देश का सच्चा नागरिक कौन है, आप ही लोग बताओ। इस देश का सच्चा नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर कानून तोड़ने का बिल्कुल भी प्रावधान ना हो, जो बिल्कुल भी हमारे देश के नियमों को ना तोड़े, जो हमारे देश के नियमों को इज्जत करे, सम्मान दे, वही इस देश का सच्चा देशभक्त कहलाएगा, वही इस देश का सच्चा नागरिक कहलाएगा। आज के जो युवा है वो क्या करते हैं, वो दोस्तों बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों वो क्या करते हैं कि जो भी मतलब उनको बताया जाता है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, वो सब काम करते हैं जो कि हमारे कानून के विपरीत है, हमारे नियम, हमारे इस देश के नियम के विपरीत है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा काम करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आपके आसपास के लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें ये सारे काम करने से मना कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने देश में दोस्तों वैसे काम करना है जो हमारे देश के संविधान में बताए गए हैं। हमारे देश के संविधान में बताया गया है कि हमें हमेशा और हमेशा दोस्तों 2 चक्का जो गाड़ी है वो हेलमेट पहन कर ही चलाना है, हमेशा और हमेशा 4 व्हीलर दोस्तों सीट बेल्ट लगा कर ही चलाना है। अगर आप लोग ऐसा काम नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके अंदर बिल्कुल भी देश के प्रति जो नागरिकता है वो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर में प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। देखिए, जल बचाना, वन की रक्षा करना अपने देश की ये संपत्ति है।
ठीक है। आपके देश के ये सब के सब प्राकृतिक संपत्ति है। कौन? जल, वन, ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल और भी सोना और बहुत सारे ऐसे दोस्तों खनिज है, बहुत सारे ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यस्क है, जो कि आपके इस देश के क्या है? संपत्ति है, जो कि आपके इस देश के क्या है दोस्तों? एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुमूल्य उपहार है जो कि प्रकृति ने आपको दिया है। तो दोस्तों हमारे इस देश में प्राकृतिक प्रदत्त जो भी बहुमूल्य उपहार है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें इन्हें खत्म होने से बचाना चाहिए, हमें इन्हें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, हमें इनके अस्तित्व को लुप्त होने से बचाना चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग ऐसा काम करते हैं तो ये चीज भी देशभक्ति के रूप में गिना जाएगा। अगर आप लोग अनावश्यक जल का उपयोग नहीं करते हैं, अगर दोस्तों आप लोग बिना किसी कारण के जल को गंदे होने से बचाते हैं, जल की रक्षा करते हैं, जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो जल में रहने वाले जलचर प्राणी हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर देशभक्ति की भावना है। यदि आप लोग वन की रक्षा करते हैं, पहाड़ों की रक्षा करते हैं, पहाड़ों को टूटने से बचाते हैं, वन को कटने से बचाते हैं, वन में रहने वाले कूल जितने सारे वन जीव प्राणी हैं उनकी यदि आप रक्षा करते हैं, उनके आवास को उजड़ने से बचाते हैं, अपने इस देश के जो भी दोस्तों आपके प्राकृतिक संपदा है उनकी यदि आप लोग रक्षा करते हैं, उनके दोहन होने से अगर आप लोग रक्षा करते हैं, तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना है। इसे भी देशभक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर है आगे शिक्षा और स्वच्छता। यहाँ पर है अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना और दूसरों को शिक्षित करना भी देशभक्ति है। दोस्तों अगर आपके पास अगर शिक्षा है और आप लोगों के पास अगर मानकर चलते हैं कि पर्याप्त रूप से धन है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग की 1-2 घंटा समय निकल कर, अगर आपके पास 1-2 घंटा समय है तो आप लोग 1-2 घंटा समय निकाल कर अपने घर पर वैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फ्री में शिक्षा दे सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने योग्य नहीं है, अर्थात तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनके माता पिता के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप पढ़ाने में असक्षम है, आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग दोस्तों अपने जीवन में कुछ ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए जिससे कि कुछ बच्चे आपके कारण पढ़ सके। ठीक है, उनको शिक्षा की प्राप्ति हो सके। कम से कम अगर आप लोग 10 क्लास तक भी कुछ बच्चों को पढ़ा देते हैं, कम से कम अगर आप लोग अपने जीवन में, या दोस्तों मानकर चलते हैं जैसा आपका लाइफ है अपने लाइफ के अनुकूल ही, जैसा आपका समर्थ है अपने समर्थ के अनुकूल ही, अगर आप 2-3 बच्चों को भी दोस्तों अगर आप लोग पढ़ा देते हैं 10वीं क्लास तक, तो समझिए कि आप लोग देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यही तो देश का श्रृंगार है, यही तो असली कर्म है, यही तो असली पूजा है। ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त पैसा है, अगर किसी पिता के पास अपनी पुत्री को विवाह करने के लिए पैसे नहीं है और पुत्री की आयु बहुत ही दोस्तों निकल रही है, पुत्री की शादी नहीं हो रही है, अगर आपके पास पैसा है या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, तो आप लोग समाज की मदद से, आप लोग समाज के जो भी लोग हैं उनकी मदद से आप लोग अपने समाज के ऐसे बेटियों की शादी करवाते हैं जिनके पिता के पास अपने बेटी की शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो दोस्तों आप लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। आपके अंदर देशभक्ति की जो भावना होगी वो दोस्तों बहुत ही उच्च होगी। ठीक है, यही देशभक्ति है असली। आगे है भ्रष्टाचार का विरोध। भ्रष्टाचार से लड़ना और ईमानदारी को बढ़ावा देना देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां पर भ्रष्टाचार है उसे रोकना, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। जहां पर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है वैसे लोगों को सजा दिलवाना और भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार को इस देश में आगे बढ़ने से रोकना, यही दोस्तों असली देशभक्ति है। मतदान, हर चुनाव में मतदान करना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। मतदान के कारण ही, वोट के कारण ही दोस्तों हम लोग अपने देश में, अपने राज्य में एक ऐसे दोस्तों व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे राज्य को चलाता है, हमारे राज्य का संचालन करता है। हम लोग ऐसे दोस्तों प्रधानमंत्री चुनते हैं जो हमारे इस देश का संचालन करता है। तो ये हमारे हाथों में होता है कि हम अपने इस देश के लिए कैसा राजा चुने। अगर हम लोग भक्षक राजा चुनेंगे तो हमारे देश का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम लोग रक्षक राजा चुनेंगे जो कि देश के जनता के हित के लिए काम करता है, इस देश के लिए काम करता है, अपने देश की उन्नति के लिए काम करता है, तो हमारा देश कभी भी पीछे नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। आज के समय में देशभक्ति का स्वरूप है। आज के समय में देशभक्ति का अर्थ बदल गया है। यह केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। पहले दोस्तों युद्ध तक था, पहले जो देशभक्ति था वो केवल और केवल युद्ध तक ही था। हम बस युद्ध करके अपने देश को, अपने राज्य को बचा लिए तो हम देशभक्त कहा गए। ठीक है, अपने प्रजा को रक्षा कर दिए, अपने प्रजा का जान बचा लिए, अपने सैनिकों का प्राण बचा लिए, अपने पूरे क्षेत्र को बचा लिए, तो हमें देशभक्त हो गए। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में अब ये जो देशभक्ति है ये केवल और केवल बिल्कुल भी दोस्तों लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल भी दोस्तों युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि कहां तक सीमित है आप लोग देखिए। यहाँ पर
पहले नंबर में है दोस्तों तकनीकी क्षेत्र में योगदान। वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के कारण, इंजीनियरों के कारण और बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञों के कारण आज हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बन चुका है। इनके योगदान और इनके दोस्तों मेहनत के कारण ही, इनके परिश्रम के कारण ही आज ऐसे ऐसे उपकरण बनाए गए हैं, आज ऐसे ऐसे प्रौद्योगिकी का निर्माण हो चुका है जिसके कारण हमारे देश के युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिला है। बहुत सारे जो युवाएं हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपना रोजी रोटी दोस्तों जुगाड़ कर पा रहे हैं केवल और केवल वैज्ञानिकी जो उपकरण है उनके कारण, जो तकनीकी उपकरण है उनके कारण। दोस्तों आप जानते हैं कि टेलीविजन का आविष्कार हो जाने से और साथ ही दोस्तों मोबाइल फोन का आविष्कार हो जाने से, कैमरा का आविष्कार हो जाने से दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिला है। जो भी रिपोर्टर हैं, जो न्यूज के दोस्तों न्यूज में काम करने वाले जो होते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी रोजगार मिल चुका है। रिपोर्टिंग कैसे होगा? जब दोस्तों मोबाइल फोन रहेगा, जब टेलीविजन रहेगा, जब दोस्तों संचार का माध्यम रहेगा। संचार हबे नहीं करेगा तो रिपोर्टिंग कहां से हो सकती है? तो संचार का माध्यम आने से, टेलीविजन आने से, रेडियो आने से, कैमरा आने से, मोबाइल फोन आने से जो दोस्तों रिपोर्टर हैं उनको दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रोजगार मिला है। बहुत सारे आज ऐसे काम हो रहे हैं जो कि दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से ही हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन वाले काम हो रहे हैं तो दोस्तों जो काम ये किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उनको भी रोजगार मिल रहे हैं। आज आप लोग देख सकते हैं जमीन का काम कराना हो या पढ़ाई शिक्षा के लिए कोई काम कराना हो या दोस्तों कानून से संबंधित कोई काम कराना हो, कोई भी अगर काम कराना हो तो उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन ही कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो ऑनलाइन के लिए जो भी आप काम करते हैं और जिसके द्वारा आप करवाते हैं उसे दोस्तों आपसे पैसा प्राप्त होता है, अर्थात तो उसे रोजगार मिल पाया है। कैमरा के कारण दोस्तों जो भी मतलब कैमरा चलाने वाले होते हैं उन्हें शादी विवाह के लिए रोजगार मिल चुका है। वो शादी विवाह वीडियो रिकॉर्डर करते हैं, वहाँ से उनको पैसे की प्राप्ति हो जाती है। जो भी मतलब शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं जो काफ़ी कैमरा में दोस्तों उनको ज्ञान होता है तो वो क्या करते हैं कि फिल्मों में काम करके अपना रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। जो डांसर होते हैं जिसके अंदर कोई प्रतिभा होती है, जो डांस करता है, जो दोस्तों गा सकता है, जिसके अंदर गाने की प्रतिभा होती है, एक्टिंग की प्रतिभा होती है, वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो डालकर या फिर कोई ऐसे बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारे दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर जाकर अपने आप को प्रसारित करके अपने कला का प्रदर्शन करके उन्होंने रोजगार पाया है। तो समझ सकते हैं इस तरीके से भी जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें रोजगार मिला है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे दोस्तों हमारे इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। करोड़ों नहीं तो कम से कम यहाँ पर हम लोग करोड़ों बोल सकते हैं, यहाँ पर करोड़ों नहीं भी बोलेंगे तो लाखों बोल सकते हैं। लाखों जो लोग हैं वो यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। उनका जो घर, जो परिवार है वो दोस्तों यूट्यूब के कारण ही चल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इस देश का जो विकास है वो कितना तेजी से हो रहा है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रौद्योगिकी के कारण। ठीक है, यहाँ पर है सामाजिक सुधार। इसमें बोला गया है समाज में शिक्षा का प्रसार, महिलाओं की सुरक्षा और बाल अधिकारों की रक्षा करना भी देशभक्ति का स्वरूप है। समाज में शिक्षा का प्रसार, समाज में शिक्षा का प्रसार करना, महिलाओं की सुरक्षा करना और बाल अधिकारों की रक्षा करना, बाल जो भी मतलब बालकों का अधिकार होता है उनका अधिकार दिलाना भी दोस्तों एक तरीके से देशभक्ति है। 3 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करना भी देशभक्ति है। तो मैंने आप लोगों को बता किया हमारे देश के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है, अपना एक अलग ही नाम बनाया है और अपने इस देश का नाम दोस्तों गर्व से ऊंचा किया है। ठीक है, यहाँ पर है 4 नंबर में आप लोग देख सकते हैं देशभक्ति और युवा पीढ़ी। इसमें बोला गया है युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। जो भी हमारे देश के युवा हैं, जो आप लोग हैं, आप ही लोग हमारे इस देश के भविष्य, फ्यूचर है। आप ही लोग पर यह देश दोस्तों हमारे जो पूर्वज है वो छोड़कर जाएंगे। इस देश की संपत्ति को आप ही लोगों के हाथ में छोड़कर जाएंगे, जिसे आगे लेकर जाना आप लोगों का कर्तव्य बनता है। उनमें देशभक्ति की भावना विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर देश प्रेम, जीवनदारी और नैतिकता का विकास किया जा सकता है। युवा अपने हुनर और परिश्रम से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और ये केवल और केवल हो सकता है मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। अगर आप लोग केवल मोबाइल में दोस्तों व्यस्त रहिएगा, मोबाइल में केवल अगर आप लोग लड़कियों का नाच देखिएगा, केवल मोबाइल में इंटरटेनमेंट कीजिएगा, अगर परिश्रम नहीं कीजिएगा, बैठे बैठे अपने पिता की रोटी तोड़िएगा, अपने घर में
में बैठकर कोई काम नहीं कीजिएगा, कोई भी प्रतिभा नहीं सीखिएगा, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी अपने देश के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों आप लोग देश के लिए अच्छे काम के लिए आप लोग योगदान नहीं दे सकते हैं। अगर आपको अपने इस देश के लिए कुछ करना है तो आप लोगों को मेहनत करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना होगा कि आप उस लायक हैं, आप उस पद के लिए हैं, तभी जाकर दोस्तों आप लोग देश के लिए कुछ कर सकते हैं और ये देश आपको सम्मान दे सकता है। ठीक है, अन्यथा बिल्कुल भी दोस्तों ऐसे हो नहीं सकता। इसलिए अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अगर दोस्तों आप लोग अपने समय को मोबाइल में, गर्लफ्रेंड में या इधर उधर के कामों में अगर आप लोग खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इधर उधर के कामों में अपने समय को खर्च ना करके, गर्लफ्रेंड से बात करने में दोस्तों अपने समय को खर्च ना करके, आप लोग ऐसे कामों पर अपना समय खर्च करें जहां से आपको कुछ प्राप्ति हो, जहां से आप लोग कुछ सीख सकें, जहां से आपको किसी स्किल की प्राप्ति हो सके, तभी जाकर आप इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग इस देश के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि नशे में धुत हैं, लड़कियों में धुत हैं, मोबाइल में धुत हैं, उन्हें बिल्कुल भी अपने फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। अगर दोस्तों आने वाले समय में अगर युवाओं के साथ अगर ऐसा होगा, अगर युवाएं केवल और केवल नशे में धुत रहेंगे, केवल और केवल फैशन में धुत रहेंगे, केवल और केवल लड़कियों के जो नशा होता है उसी में अगर धुत रहेंगे, तो कभी भी हमारा देश चरमोत्कर्ष पर जा नहीं सकता है, बल्कि उसका जो विकास, हमारे देश का जो विकास है वो घटते चला जाएगा। तो आपको अगर देश को और ऊंचे पद पर लेकर जाना है और अगर अपने देश का विकास करना है तो सबसे पहले अपना विकास करना होगा, अपने आप को इंप्रूव करना होगा, अपने आप को दोस्तों अपने समाज में पहचान दिलाना होगा, तभी जाकर आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आगे है, देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो हमें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। यह केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिए ये कर देंगे वो कर देंगे, करने के लिए कुछ आपके अंदर समर्थ है ही बना किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, देश की उन्नति में योगदान देना और इसके गौरव को बढ़ावा देना ही असली देशभक्ति है। जहां देश के प्रति प्रेम और त्याग है वहां सच्ची देशभक्ति का वास है। तो दोस्तों इतना ही समझाकर, इतना ही मैं आप लोगों को बताकर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों ने देशभक्ति से संबंधित इस निबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगर देशभक्ति से संबंधित जानकारियां मिली हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।